हेलो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बायोटिक सक्सेशन क्या होता है, जीवीय या पारिस्थितिकी अनुक्रम क्या होता है। अब उसके हम टाइप्स देखेंगे। तो अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ के आप लाइन से देखिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, एक टॉपिक इधर फिर दूसरे वीडियो में आ गया, तो अगर आप लाइन से नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको पुराना रिकॉल करा देती हूँ, ठीक है। सक्सेशन क्या होता है, ये मतलब जैसे कि कोई भी एक जीव होते हैं, आपस में वो रहते हैं, उनका एक समुदाय होता है, तो वो हमेशा एक सा नहीं रहता है, ठीक है। वो हमेशा बदलता रहता है। और क्या होता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसका विकास होता रहता है। तो इसी को ही इसी से ही हम समझते हैं कि एक क्या होता है, बायोटिक सक्सेशन चलता रहता है जब तक कि एक स्टेबिलिटी इन्वायरमेंट में नहीं आ जाती, ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट में उसको पूरे अच्छे से पढ़ाया था। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं। अनुक्रम के दो टाइप होते हैं, सक्सेशन दो टाइप से होता है, एक तो प्राथमिक अनुक्रम और द्वितीयक अनुक्रम, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन। इसके अलावा भी कितने टाइप्स के होते हैं, स्वजनित, ऑटोजेनिक, अन्यत्र जनित, एलोजेनिक, स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक और परपोषी, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। अभी इतने टाइप के सक्सेशन होते हैं। अब मैं आपको इनको डिटेल में बताऊंगी। तो क्या होता है प्राथमिक अनुक्रम, ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए कोई ऐसी जगह है, मान लीजिए जहाँ पे सिर्फ चट्टानें हैं और कुछ नहीं है, तो वहाँ पर जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होगा, बारिश होगी और भी, तो उससे पहले चट्टानों पे काई जमेगी, है ना। फिर उसके बाद वहाँ पेड़ निकलेंगे। फिर वहाँ पर मतलब उससे अलग टाइप के पेड़ निकलेंगे। फिर वहाँ जीव आएंगे एक तरीके के, फिर दूसरे तरीके के आएंगे। तो फिर धीरे धीरे वहाँ पे क्या फॉरेस्ट बन जाएगा जब तक। तो फॉरेस्ट क्या होता है, एक स्टेबिलिटी ले आएगा। तो इस तरीके को प्राथमिक अनुक्रम कहते हैं। ऐसा अनुक्रम वहाँ शुरू होता है जहाँ कोई सजीव नहीं होता है, अर्थात ऐसा क्षेत्र जहाँ पहले से कोई जीवित जीव या वनस्पति अनुपस्थित होती है। मतलब प्राइमरी सक्सेशन मतलब, देखिए प्राइमरी प्राथमिक मतलब उसी से समझ जाइए ना, पहला सक्सेशन मतलब जहाँ पर कोई भी जिंदा जीव नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई वनस्पति नहीं है, वहाँ पर ऐसा अनुक्रम शुरू होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं, नग्न पत्थर या ज्वालामुखी से निकला गर्म लावा अथवा कोई नया तालाब है, कोई जैसे ज्वालामुखी से निकला, अगर वहाँ पे गर्म लावा था तो धीरे धीरे वो ठंडा होगा, फिर वहाँ पर वनस्पति या जीव होंगे, ठीक है। या फिर कोई पत्थर है। इन क्षेत्रों में अग्रज समुदाय पायनियर कम्युनिटी के रूप में प्रायः सूक्ष्मजीव काई लाइकेन पहुँचते हैं। तो मैं आपको बताया कि अगर ऐसा है कि जहाँ पे सिर्फ चट्टान है, तो वहाँ पे सबसे पहले काई आएगी या पानी में, ठीक है, सूक्ष्मजीव आएंगे, माइक्रोब्स आएंगे या फिर लाइकेन, वो पहले वहाँ पर आते हैं, जो अपनी वृद्धि और विकास के से उस क्षेत्र को आगे आने वाले समुदाय के रहने लायक बना देते हैं। तो अब जो आगे समुदाय आएगा, देखिए कोई भी जीव होगा पेड़ पौधे खाएगा, तो इस तरीके से जो आने वाला समुदाय होगा वो उसके लिए उसे रहने लायक उस जगह को बना देंगे। धीरे धीरे पहले के समुदाय अन्य समुदायों द्वारा विस्थापित कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, काय के बाद उस पर पेड़ वेड़ लग जाएंगे, है ना। तो जो पहला समुदाय था वो हट जाएगा और दूसरे समुदाय उसके ले लेंगे, और अंत में एक अधिक स्थिर समुदाय क्लाइमैक्स कम्युनिटी वहाँ स्थापित हो जाती है। जो एंड, देखिए पहले आती है पायनियर कम्युनिटी जो सबसे पहले, और जब से लास्ट है उसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। देखिए अगर आप इसे बुक्स में पढ़ेंगे ना तो आपको समझने में थोड़ा टफ होगा, ठीक है। और आगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि होता है क्या है बायोटिक सक्सेशन, ठीक है। इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये हो रहा प्राथमिक हमारा अनुक्रम, प्राइमरी सक्सेशन, जब कुछ भी नहीं होता है और धीरे धीरे वहाँ पे विकास होता है पर्यावरण का, ठीक है। सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, देखिए मान ली ऐसी कोई जगह जो मतलब एकदम खाली तो नहीं है, मतलब मान लीजिए कोई चट्टानी एरिया तो नहीं है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधे जीव, ऐसा नहीं है। मतलब वो ऐसी जगह है जो जहाँ पर पहले वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे, लेकिन किसी कारण वो नष्ट हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर अब पहले तो था ना, तो उसका कुछ अवशेष होगा, तो वो सेकेंडरी सक्सेशन होता है, उसको कहते हैं, क्योंकि वहाँ होना आसान हो जाएगा, है ना, वहाँ पेड़ पौधे उगना आसान हो जाएगा क्योंकि पहले थे। ऐसा क्षेत्र जहाँ सभी या अधिकांश जीव किसी कारणवश जलवायवीय, जैविक, स्थलाकृतिक या मानवीय नष्ट हो गए हैं और अनुक्रम की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो गई है। मतलब बता रहे कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पर पहले तो सब चीज़ें थी लेकिन किसी कारणवश वो नष्ट हो गई हैं, ठीक है, और वहाँ पे सक्सेशन की दोबारा से स्टार्ट हो गया है, तो उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। यह क्षेत्र परित्यक्त कृषि भूमि हो सकती है, जले कटे वन और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित मैदान भी हो सकते हैं। देखिए ये ऐसा, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर एग्रीकल्चर किया हुआ है, ठीक है, और फिर वो क्या होता है, अनउपजाऊ हो गई तो उन्हें छोड़ दी, तो इस तरीके की जगह जहाँ पर पहले एग्रीकल्चर करते थे अब छोड़ दी गई है, तो वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन होगा। जले
कटे वन में कभी कभी आग लग जाती है, ठीक है, तो दोबारा से वहाँ वनस्पति उगना फिर भी आसान हो जाता है नई जगह के उससे, ठीक है, कंपैरिजन में। और बाढ़ से अगर कोई प्रभावित क्षेत्र है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सब नष्ट हो गया है, फिर दोबारा धीरे धीरे पेड़ पौधे होते हैं, तो इस तरीके को हम सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। स्वाभाविक है कि पहले से थोड़ी उपजाऊ मिट्टी की उपलब्धता द्वितीयक अनुक्रम को प्राथमिक अनुक्रम से तेज गति से संपन्न कराने में मदद करती है। मतलब क्या होता है ना कि मैं आपको बता रही हूँ, तो क्या है वहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन में क्या होता है कि थोड़ा बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, तो इस कारण क्या होता है सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है वो जल्दी हो जाता है प्राइमरी सक्सेशन प्राथमिक अनुक्रम के कंपैरिजन में। जीवी अनुक्रम की प्रक्रिया में सर्वप्रथम खाली स्थानों का विकास होता है जिसमें कोई जीवन रूप नहीं होता है, इसे न्यूडेशन कहते हैं, ठीक है। जब जीवी अनुक्रम होता है तो इसमें क्या होता है, खाली स्थान होता है, बिल्कुल उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इसे न्यूडेशन इसको बोलते हैं। खाली स्थानों में किसी एक जाति के सफलतापूर्वक स्थापित हो जाने को आक्रमण इन्वेजन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे बिल्कुल एकदम खाली जगह थी, अब यहाँ पर क्या हुआ कि कोई जो है समुदाय आके रहने लगा, ठीक है, तो जो पहली एक जाति जो वहाँ पर आएगी उसको अगर वहाँ पे स्थापित हो जाती है तो उसको हम इन्वेजन कहते हैं। सुस्थापन के बाद इसके बीच प्रजनन से इनकी संख्या बढ़ती है और वे एक दूसरे के निकट आते हैं। जब वो मतलब वहाँ पर आ गई, ठीक है, कोई भी स्पीसीज, ठीक है, उसके बाद उनके बीच प्रजनन होगा तो उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। जातियों की बड़ी संख्या के बीच और अन्य जातियों के समुदाय के साथ संघर्ष और स्पर्धा कंपटीशन प्रारंभ हो जाता है। मान लीजिए कि कोई भी जीव जंतु आए, ठीक है, एक आए कोई स्पीसीज, ठीक है, वो आपस में बढ़ने लगी उनकी संख्या, लेकिन क्या होता है फिर और भी स्पीसीज आ जाती हैं, और भी जीव जंतु आ जाते हैं, तो वो आपस में उनमें कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है, और जो कमज़ोर होता है देखिए वो ही जाएगा, जिसमें असफल जातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। जीवित जीवों के प्रभाव के द्वारा होने वाली पर्यावरणीय परिवर्तन को प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंज होता है एनवायरनमेंट में उसको रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, जीवों द्वारा जीवित जीवों के प्रभाव के द्वारा। इन पर्यावरणीय परिवर्तनों के कारण पहले से उपस्थित जैव समुदाय असहजता महसूस करता है और अन्य जैविक समुदाय द्वारा उन्हें प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। तो जो स्ट्रांग होगी स्पीसीज़, वो जो पहले वाली कमज़ोर स्पीसीज़ होगी उसको हटा के वहाँ पर वो आ जाएगी। अंततः इस प्रक्रिया में वह स्तर आता है जब जैव समुदाय का पर्यावरण के साथ लगभग संतुलन हो जाता है। तो जो भी जैव समुदाय होगा वो इन्वायरमेंट के साथ क्या होगा, बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है, मतलब वो ही सबसे स्ट्रांग होगा, वो बैलेंस में आ जाएगा, वह अपने आप को स्थायी बना लेता है, ठीक है। इस समुदाय को दूसरे समुदाय के द्वारा विस्थापित नहीं किया जाता। इस चरण को स्थिरीकरण स्टेबलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। पहले मैंने बताया इन्वेजन हुआ, फिर कंपटीशन हुआ, फिर उनके बीच रिएक्शन हुआ, फिर स्टेबलाइजेशन, मतलब जो लास्ट में सबसे स्ट्रांग था वो स्थापित हो गया, स्थायी हो गया वो समुदाय, तो उसके बाद क्या होता है स्टेबलाइजेशन हो जाता है, स्थिरीकरण हो जाता है। और अंतिम स्थायी समुदाय को शिखम या चरम समुदाय क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं। मुझे ये याद नहीं आ रहा कि कहाँ, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है कि सीर कम्युनिटी क्या है, ठीक है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में अच्छे से, ठीक है। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या है, तो तब आपको नहीं ध्यान आएगा, तो अब अच्छे से इसको समझ लीजिए कि लास्ट में जो स्थापित हो जाती है, जो सबसे पहले आती है वो पायनियर कम्युनिटी, उसके बाद जो चेंज होती रहती है वो सीर कम्युनिटी, और उसके बाद जो लास्ट में आती है उसे क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलते हैं। स्वतः, अब देखिए एक चीज़ और, स्वतः जनित व अन्यत्र जनित अनुक्रम, ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है। किसी क्षेत्र के जैविक समुदाय जब स्वयं वातावरणीय परिवर्तन करते हैं तो उसे स्वतः जनित, जबकि बाह्य कारकों द्वारा उनके वातावरण में लाए गए परिवर्तन को अन्यत्र जनित अनुक्रम कहते हैं। अगर ये एक वर्ड आ गया और आपको नहीं पता पेपर में, तो थोड़ा सा एक नंबर का आपका लॉस हो सकता है, इसीलिए ये चीज़ें पढ़नी होंगी हमें। तो क्या होता है कि जब कोई किसी क्षेत्र में जैविक समुदाय जब मतलब उनके स्वयं के द्वारा कोई चेंज लाया जाता है एनवायरनमेंट में, तो उसे स्वतः जनित, ठीक है, ऑटोजेनिक, लेकिन अगर किसी बाहरी कारण से उनके एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है तो अन्यत्र जनित अनुक्रम कहते हैं। समझे, जैसे मान लीजिए पॉल्यूशन हो रहा है, उसके कारण चेंज आ रहा है, तो वो अन्यत्र जनित अनुक्रम एलोजेनिक सक्सेशन कहलाएगा। अब क्या होता है स्वपोषी और परपोषी अनुक्रम क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ऐसा अनुक्रम जिसमें शुरुआती स्तर पर हरे पेड़ पौधों की प्रबलता रहती है उसे स्वपोषी, जबकि बैक्टीरिया, कवक, जंतु आदि परपोषियों के द्वारा नियमित रेगुलेटेड अनुक्रम परपोषी अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा पढ़ने से कि जब स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर पेड़ पौधे ज़्यादा हैं तो वो स्वपोषी अनुक्रम होता है, ठीक है।
और जब बैक्टीरिया, कवक और जंतु ज़्यादा होते हैं तो उनको परपोषी अनुक्रम कहते हैं। सिंपल। पहले अनुक्रम में ऊर्जा प्रवाह के द्वारा निरंतर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, जबकि दूसरे में इसके विपरीत होता है। ठीक है, पहले में क्या हो रहा है, ऊर्जा प्रवाह होता है तो उसके कारण कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है, और जबकि दूसरे में जो हमारा परपोषी अनुक्रम होता है उसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा घटती है। अब हम देखेंगे इकोटोन या कोर प्रभाव या इकोटोन या एज इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो हमें यहाँ पर पढ़नी है कि क्या होता है इकोटोन। देखिए क्या होता है ना, जब दो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, ठीक है, इकोसिस्टम, जब वो मिलते हैं तो बीच का जो क्षेत्र होता है वो इकोटोन कहलाता है। देखिए मान लीजिए फॉरेस्ट वाला है, ठीक है, एक जगह फॉरेस्ट वाला हमारा इकोसिस्टम है, एक जगह हमारा डेजर्ट वाला इकोसिस्टम है, तो ये या फिर घास वाला हमारा मतलब पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये दोनों जहाँ बीच में मिलेंगे, मान लीजिए फॉरेस्ट और घास, ठीक है, एक तरफ जहाँ घास है तो वहाँ पे वैसे वाले जानवर होंगे, जहाँ मतलब जंगल है वहाँ वैसे वाले जंगल में रहने वाले जानवर होंगे, तो बीच में क्या होगा, मिक्सअप होगा, घास भी होगी और पेड़ पौधे भी होंगे, फॉरेस्ट जो बीच में मिल रहे होंगे, उस क्षेत्र में क्या होगा, दोनों तरह की स्पीसीज़ होंगी, वहाँ आपकी बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी, तो उस क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं, है ना। मान लीजिए समुद्र वाला हमारा जो इकोसिस्टम है, ठीक है, और फिर एक नदी वाला है, तो दोनों बीच में जहाँ मिलते हैं वहाँ पर क्या होता है कि कम नमकीन पानी होता है, तो आपने देखा वहाँ मैंग्रोव होते हैं, और तो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, तो दो पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ मिलते हैं उस क्षेत्र को इकोटोन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक भिन्न पारितंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र जहाँ जैव विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है इकोटोन कहलाता है। मैंने आपको बताया कि दो तरीके के इकोसिस्टम जहाँ मिलेंगे उस बीच में क्या होगा, दोनों की ही विशेषताएं पाई जाएंगी, है ना, दोनों टाइप के जानवर पाए जाएंगे, पेड़ पौधे, तो वहाँ की जैव विविधता ज़्यादा होती है। जैव विविधता मैंने आपको बताया जितने टाइप के पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा होंगे या फिर जीव जंतु, यानी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, तो उसको इकोटोन कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंग्रोव वन जलीय और स्थलीय पारितंत्र के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। मैंने आपको बताया मैंग्रोव वन जो होते हैं वो क्या होता है, जब स्थलीय और जलीय पारितंत्र मिलता है, मतलब स्थल और जल दोनों मिलते हैं, तो उनके बीच का संक्रमण क्षेत्र मैंग्रोव वन होता है, इसलिए यह एक इकोटोन है। ठीक है, इकोटोन याद रखिए। इसी तरह एशरी, लैगून या घास पारितंत्र इकोटोन को प्रदर्शित करते हैं। कोई लैगून हो गया, कोई एशरी हो गई, ठीक है, एशरी वही मैं आपको बताया जहाँ रिवर और ओशन मिलते हैं। ठीक है, कोई घास पारितंत्र हो गया, तो ये इकोटोन को दिखाते हैं। एक इकोटोन पतली सक्रिय पट्टी से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक विस्तृत हो सकता है। अब आपको लगेगा दो इकोसिस्टम जो है वहाँ पर मिल रहे हैं तो जगह छोटी होगी, नहीं तो वो मतलब सैकड़ों किलोमीटर तक भी हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि दो पारितंत्रों के मिलने से संक्रमण क्षेत्र में बदलाव की गति तीव्र व मध्यम हो सकती है। ठीक है, एक विकसित इकोटोन में कुछ ऐसी प्रजातियां पाई जाती हैं जो उस पारितंत्रों में भी नहीं मिलती जिसमें मिलने से इन इकोटोन का निर्माण हुआ है। तो देखिए इकोटोन मैंने आपको बताया कि दोनों तरीके की विशेषताएं मिल जाती हैं। बीच का क्षेत्र होता है ना, तो वहाँ कुछ ऐसी स्पीसीज भी मिल सकती हैं जो जो जिनको मिलके वो इकोटोन बन रहा है उन इकोसिस्टम में भी नहीं हो। समझ गए? ठीक है, मान लीजिए कि एक तरफ है ए वाला इकोसिस्टम, एक तरफ है बी वाला इकोसिस्टम। ठीक है, अब बीच में मिलके कुछ दोनों की मिक्स चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसी स्पीसीज़ भी हो सकती है जो ना ए में हो ना बी में हो। कभी कभी कुछ प्रजातियों की संख्या, उनका जनघनत्व उनके चारों ओर के जैविक समुदाय से अधिक होता है। इसे ही कोर प्रभाव एज इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, मान लीजिए कि कुछ प्रजाति है, उनकी संख्या कहीं कहीं पर ज़्यादा हो सकती है, उनका घनत्व ज़्यादा हो सकता है उनके बाकी जगहों के अलावा। ठीक है, तो इसे ही हम कोर इफेक्ट एज इफेक्ट कहते हैं। इसी क्षेत्र में जो जीव और प्रजाति अत्यधिक संख्या में पाई जाती है उन्हें कोर प्रजाति कहते हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा है वो कोर स्पीसीज, कोर प्रजाति हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें, बायोटिक इंटरेक्शन देखेंगे जो आपको है ना, और कीस्टोन प्रजाति क्या होती है ये देखेंगे। इसके बाद हमारा ये वाला जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो फिनिश हो जाएगा, फिर हम कुछ इसी में इन्वायरमेंट में कुछ नया देखेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करिए ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और करने का। थैंक यू।